सिट ट्राई सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। जो समझ आ रहा है उसको आप यहाँ पे देख लो। बाकी जब हम आप एक बार इन लेक्चर्स को एक बार फिर देखोगे ना, पुराने लेक्चर्स को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी आफ्टर दैट। हाँ जी महेश बताइए, महेश कुछ कहना चाहते हैं। महेश सिर्फ सर चेक कर रहे। हाँ बोलो महेश बोलो। हैंड डाउन नहीं। हो गया हैंड डाउन अब। हमें लगा महेश सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वो बटन चल रहा है नहीं चल रहा। राइट, ठीक है। ओ जस्ट वेट अ मिनट, अरे just wait a minute. Need to add few things over here. Okay. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम समझेंगे समथिंग अबाउट जेनेटिक कोड और टीआरएनए के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी तक आपने यहाँ पे कहानी में ये सुना था, जो भी अब तक आपने सीखा है समझा है, तो हमने यहाँ पे सीखा है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। अब जब हम बात करते थे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पे जानते हो कि इसमें आप कर क्या रहे हो। शेयर नहीं ओके ओके ठीक है हाँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, कर लेते हैं स्क्रीन शेयर भी कर लेते हैं। हाँ जी चांदनी गुड इवनिंग, गिरिजा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन शेयर हो गई सर। हो गई, थैंक यू बता दिया आपने। ऑलराइट ठीक है, सो नाउ जब भी हम बात करते थे डीएनए रेप्लिकेशन को लेके, तो आप यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे जानते थे कि इसके अंदर आप जानते हो कि आपका न्यूक्लिक एसिड बन रहा है न्यूक्लिक एसिड में से, राइट। सो जब आप डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या करो, यू आर मेकिंग द न्यूक्लिक एसिड, यू आर मेकिंग द न्यूक्लिक एसिड आप बना रहे हो। सो मेकिंग द न्यूक्लिक एसिड, राइट, फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो वहां पे भी तो आप वही कर रहे हो, डीएनए में से आप बना रहे हो अपना एमआरएनए, सो भी आप वही कर रहे हो। वहां पे यू आर डूइंग योर न्यूक्लिक एसिड में से न्यूक्लिक एसिड आप वहां बना रहे हो। तो सो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे देखा है, जहां पे आप अपने न्यूक्लियोटाइड्स में से ही न्यूक्लियोटाइड्स को आप बना रहे होते हो, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव सीन, यहाँ पे भी और उसके अंदर भी, दोनों के अंदर आप यहाँ पे क्या करो, यू आर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिकली यू आर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स एंड फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आप बना देते हो। इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देते हैं, ये हमने किया था अभी तक, सही बात है ना, यही तो हम कर रहे थे दोनों के अंदर। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यस सर। यस सर। यस सर। इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देते थे। बस आपका जब आरएनए सिंथेसिस हम यहाँ पे करा करते थे, तो उसमें ध्यान हम ये रखते थे कि आपका थायमिन की जगह आपका यूरेसिल लगे। दैट वाज द ओनली थिंग वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, कि थायमिन की जगह हमारे वहाँ पे यूरेसिल आपका लगे, उसी चीज का हम वहाँ पे ध्यान रखा करते थे। बाकी सब तो हमारे यहाँ पे सीमित था, बाकी सब तो हमारे यहाँ पे कुछ मसले वाली चीज यहाँ पे थी नहीं, है ना। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है, द वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज दैट जब आप यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, ये तो काफी सिंपल प्रोसेस है एक तरीके से। लेकिन जब आपको कहता है, अगर आपको कोई आके कहेगा कि आप न्यूक्लियोटाइड्स को देखो, यू यूज द न्यूक्लियोटाइड्स, आप न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ आप देखो और उनको देख के यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड टू टेल मी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इसको देख के आप बताओ मुझे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आपको ये कोई कह रहा है कि आप न्यूक्लियोटाइड को देख के बताओ कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा एक प्रोटीन के अंदर, क्या सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन के अंदर, अब ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इसको समझना या इसको डिकोड करना काफी डिफिकल्ट था सबके लिए। तो ये बात याद रखना, यही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। अभी हमने अभी तक देखा कि कैसे आप डीएनए में से आप डीएनए बना सकते हो, बन जाता है। आप कैसे डीएनए में से आप एमआरएनए बनाते हो, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू वो भी आपका बन जाता है। बट न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके जो आपके एमआरएनए में आपको मिलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स हम कौन से यूज करें, जो हमें मिलेंगे हमारे एमआरएनए के अंदर, इसको यूज करके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना या बताना कि एक प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड होंगे, ये पता लगाना इज ए डिफिकल्ट टास्क। ये काफी एक डिफिकल्ट टास्क है जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। सी तो ये जो आपका चैप्टर यहाँ पे, ये जो लेक्चर आपका यहाँ पे होगा,
यहाँ पे बस आपको कहानी को समझना है कि कहानी आपके यहाँ पे क्या है, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, और इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी ओवर हियर, राइट, द स्टोरी ऑफ माय जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट बोथ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। जो मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लिक एसिड यूज करके आप एक दूसरा न्यूक्लिक एसिड आप बना के रखते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये तो आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जैसे होता है, तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, ये आप समझ सकते हो। लेकिन जब आप डिस्कस करते हो, व्हेन यू डिस्कस अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो टू फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। आप ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनको इस्तेमाल करके आप बता रहे हो कि आपका क्या होगा, आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। तो ये जब आप बता रहे हो, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, और ये टास्क कैसे पता किया गया था, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, ये चीज आपको यहाँ पे सीखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो आरएनए को यूज करके ही आप पता लगा सकते हो कि आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, या एक प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। आई होप यहाँ तक सबको स्टोरी समझ आ रही है, हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. यार Yes, sir. क्योंकि ये कहानी है, ये कहानी आपको समझनी है यहाँ पे कि कहानी कैसे आपके यहाँ पे आगे बढ़ रही है, और हम यहाँ पे क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बात आप यहाँ पे समझो कि जब लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि आपका नेचर क्या है जेनेटिक मटेरियल का, सो व्हेन द पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर ऑफ व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये स्टार्टिंग में लोगों ने पता करने की कोशिश की, और याद एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आपका हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट आपका हो गया, फिर ऑसवाल्ड एवरी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था टेस्ट ट्यूब में चीजों को डाल के, देन वी हैव डन ग्रिफिथ ने अपना काम किया था। तो जब लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो काफी एक्साइटिंग काम उन्हें लग रहा था। लेकिन आप ये सोचो कि जब लोगों ने सोचा पता लगाने का कि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन में से प्रोटीन कैसे बनता होगा, तो कितना एक्साइटिंग काम होता होगा उनके लिए। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जब वो लोग पता लगा रहे थे, दैट वर्क वाज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर देम। ये काफी एक एक्साइटिंग काम था वहां के साइंटिस्ट के लिए। लेकिन जब उन्हें एक नया टास्क मिला था, उनके लिए नया टास्क ये था, ये पता लगाना कि कैसे एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन में से हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाज यूज्ड टू अंडरस्टैंड योर प्रोटीन सिंथेसिस। इसको यूज करके हम कैसे हमारा प्रोटीन का सीक्वेंस पता लगा सकते हो। सो प्रोटीन का सीक्वेंस या प्रोटीन का जो पॉलीमर होता है, या इसका जो प्रोटीन के अंदर जो आपको जो सीक्वेंस मिलता है आपका अमाइनो एसिड का, वो आप पता लगाना उनके लिए कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा वो टाइम पे। सो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कितना डिफिकल्ट टास्क है इनके लिए करना। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी। Neither does any complementary exist between the nucleotides and amino acid, nor can be drawn theoretically. कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको मिलता नहीं है न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स के बीच में, कोई भी उनमें कोई रिलेशन ऐसा है नहीं जिससे आप कह सको कि हाँ इसमें से ये बनेगा, इसमें से ये बनेगा। तो आप इमेजिन करोगे कितना डिफिकल्ट होगा वो टाइम के लिए। अब ये सॉल्व करने के लिए ये जो इनके पास जो क्वेश्चन था कि कैसे न्यूक्लियोटाइड में से आपका प्रोटीन बनता है, या कैसे न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करता है कि आपका कौन से अमाइनो एसिड आएंगे प्रोटीन के अंदर, ये पता लगाने के लिए कई डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट आपके इन्वॉल्व हुए थे। इट वाज नॉट लाइक कि सिर्फ बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे वहां पे, आपके फिजिक्स फील्ड से भी लोग आए थे, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से भी लोग आए थे। सो दे ऑल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है। There existed ample of evidences to support the notion that change in nucleotide sequence was responsible for change in the amino acid sequence. कई सारे एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी थे जो हमें बता रहे थे कि अगर आपने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज किया तो उसके वजह से आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर समझो कि ये मेरा एमआरएनए है, अगर ये मेरा यहाँ पे एमआरएनए है यहाँ पे, और अगर एमआरएनए के अंदर ये समझो मेरा यहाँ पे एमआरएनए है, और अगर इस एमआरएनए के अंदर मैं कुछ यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है समझो यूरैसिल लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया और इसके मैंने यहाँ पे कुछ और लगा दिया, मैंने यहाँ पे समझो अगर मेरा ग्वानिन लगा दिया, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करता हूँ ना, तो उसके वजह से पूरा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज होगा। इट इज गोइंग टू अल्टर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये अल्टर करेगा द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को भी ये
चेंज कर देगा। तो ये कई सारे एविडेंस उनके पास थे पहले से, दे न्यू दैट, राइट। दिस लीड टू द प्रोपोजिशन दैट अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए उन्हें पता चला, ये सब देख के उन्हें पता चला कि आपका जो जेनेटिक कोड होता है वही डिटरमाइन करेगा कि आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आपका कैसे होगा। तो ये बात उन्हें पता चल गई थी कि यही डिटरमाइन करता है कि आपका क्या होगा सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड का इन द प्रोटीन। चलो ये देखते हैं। अब ये मैंने जो आपको बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डिटरमाइनिंग द केमिकल बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग। ये अगर उनके लिए काफी एक्साइटिंग काम था तो आप ये सोचो, प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। तो इनके लिए ये करना तो कितना चैलेंजिंग होगा और कितना एक्साइटिंग होगा उनके लिए। तो ये बात भी आप यहाँ पे समझो कि वो काम उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी था वो टाइम पे, टू अंडरस्टैंड कि आपके जेनेटिक कोड में से कैसे आपके सीक्वेंस बनते हैं अमीनो एसिड के, राइट। तो ये तो हम जानते हैं कि डीएनए में से पहले बनता है आपका आरएनए, फिर आरएनए में से आपका बनता है आपका प्रोटीन। कैसे बनता है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, या कैसे डिटरमाइन करता है कि क्या प्रोटीन बनेगा या क्या उसमें सीक्वेंस होगा, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। ओके, इन अ वेरी ट्रू सेंस इट इज रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन। कई सारे डिसिप्लिन से साइंटिस्ट की यहाँ पे जरूरत थी, फिजिक्सिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेसिस्ट, इन सब की रिक्वायरमेंट थी, तब जाके हम ये पता कर पाए। ओके, तो ये सारे आपके यहाँ पे साइंटिस्ट है। यार साइंटिस्ट कौन है बताओ, इसका साइंटिस्ट का नाम क्या है? Einstein. Albert Einstein. ठीक है, अब आप कह रहे हो तो राइट। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम क्या है? ऑलराइट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नाम ध्यान देना, अब यहाँ से जो साइंटिस्ट का नाम आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। या वो जॉर्ज गेमाउ। सो जॉर्ज गेमाउ जो यहाँ पे इंडिविजुअल थे, इन्होंने क्या किया था, ही वाज अ फिजिसिस्ट and who argued that since there are only 4 bases, इन्होंने बोला कि आपके बेसिस तो यहाँ पे सिर्फ 4 होते हैं, राइट। एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, अगर आपके पास सिर्फ 4 बेसिस हैं, आप जानते हो ना आपके 4 बेस कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, यू हैव योर थायमिन, यू हैव योर एडेनाइन, यू हैव योर ग्वानिन एंड यू हैव योर साइटोसिन। यही होते हैं आपके सामने 4 बेसिस, आपके पास यही 4 होते हैं, राइट। Yes, sir. उसमें एक कहना था कि ये 4 बेसिस अगर आपके सामने हैं और अगर आपको 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, the code should constitute a combination of bases। एक कोड के अंदर ये जो आपका जो बेसिस है, इनका एक कॉम्बिनेशन आपको मिलना चाहिए। देयर मस्ट बी सम कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करेगा कि आपके कौन सा अमीनो एसिड उसके लिए अटैच होगा, उसके लिए बनेगा। तो ऐसा कुछ बोला था जॉर्ज गेमाउ ने कि 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए अगर आपका 4 बेसिस बेस पेयर है या 4 बेसिस है, देन दे शुड बी इन कॉम्बिनेशन, दे शुड बी इन सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ये चीज इन साइंटिस्ट ने यहाँ पे बोली थी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। सो यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इनका ये कहना था कि अगर समझो आपके पास 4 बेसिस हैं, assume that you have your adenine, you have your thymine, you have your guanine and you have a cytosine। अगर आपके ये 4 बेस हैं तो इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, मतलब अगर इनको हम रीअरेंज करें, अगर हम ये माने, लेट्स से अगर हम ये माने कि आपका 3 नाइट्रोजन बेस मिलके बनाते हैं एक सिंगल कोडॉन, समझो ये एक बनाता है मेरे यहाँ पे सिंगल कोडॉन, तो उनका ये कहना था कि आपके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो उन्होंने देखा एक कैलकुलेशन करके कि अगर हम इसे करते हैं 4⁻3, अगर मैं 4⁻3 करता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा आंसर एज अ 64। तो ये जो 64 मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स आई कैन मेक 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये 4 को यूज करके मैं 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं। सो आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ 64 कोडॉन्स। मेरे 64 कोडॉन्स मेरे यहाँ पे बन सकते हैं, और ये 64 कोडॉन्स डिटरमाइन करते हैं कि मेरा कौन से 20 अमीनो एसिड मेरे बनेंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AUG मैंने बना के रखा हुआ है, वैसे कई सारे आपके कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। जैसे AUG हो गया, यू कैन हैव GAU, राइट, यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक योर समथिंग लाइक ओके, बाय द वे यहाँ पे आपका यू विल हैव योर यूरेसिल ओवरहेड, you will have something like your GGA, ठीक है। तो ऐसे आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, और इन कॉम्बिनेशन के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका कौन सा सीक्वेंस आपका कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपके पास 4 बेस है यहाँ पे, और अगर हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए तो यू कैन हैव 64 कोडॉन्स आपको मिलेंगे, और 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड्स के लिए इनफ है। बिल्कुल 64 कोडॉन्स मेरे 20 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे मेरे इनफ हो जाते हैं। तो इनका ये कहना था
कि एक कोडॉन के अंदर आपको मिलते हैं 3 बेस। एक सिंगल कोडॉन के अंदर आपको हमेशा मिलेगा, देखने के लिए आपके यहाँ पे 3 बेस, यू विल हैव 3 बेस इन अ सिंगल कोडॉन। ये बात याद रखना है, योर सिंगल कोडॉन विल हैव 3 बेसेस। तो इनका कहना यहाँ पे ये था, अ कोडॉन इज गोइंग टू बी ट्रिपलेट। एक कोडॉन जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका हमेशा यहाँ पे ट्रिपलेट होगा। अ कोडॉन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट। अब ये जानना या ये प्रूफ करना काफी इंपॉर्टेंट था कि ये बात जो ये कह रहे हैं जॉर्ज गेमहाउ, जो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, क्या ये बात सही या गलत है। ये कह रहे थे कि एक कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है, जो हमने यहाँ पे लिखे हुए, दिस इज अ ट्रिपलेट, दिस इज अ ट्रिपलेट। अब क्या ये बात सही या गलत है, ये पता लगाना इनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो याद रखना, जॉर्ज गेमहाउ ने यहाँ पे क्या बोला था कि यार आपके 4 बेस अगर आपके यहाँ पे है टू फॉर्म द 20 अमीनो एसिड, तो दे शुड हैव इन सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। और फिर उनका ये यहाँ पे कहना था कि आपके जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट के अंदर होते हैं। अभी ये बात प्रूव करनी बाकी थी, दिस वाज अ स्टोरी जिसको अभी भी आपको प्रूव करना था कि ये जो कह रहे हो वो एक्चुअली आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक समझा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाली बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। This was a very bold proposition because permutation and combination of 4:3 would generate 64 codon. आपको यहाँ पे 64 codon मिलेंगे, generating many more codon than required. आपके 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 codon are more than which is required. सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा आपके यहाँ पे हो जाता है, राइट? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं। Providing proof that codon was a triplet. अब ये प्रूव करना कि आपके codon एक्चुअली आपके ट्रिपलेट है was a more daunting task. ये आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे daunting task था। अब ये सब करने के लिए, ये सब प्रूव करने के लिए आपके कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे, तो चलिए उनके बारे में यहाँ पे समझते हैं। सो अब यहाँ पे एक इंडिया के साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम था आपके यहाँ पे हरगोबिंद खुराना। सो हरगोबिंद खुराना जो आपके यहाँ पे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे आरएनए मॉलिक्यूल बनाए थे लैब के अंदर। इन्होंने कई सारे सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल लैब के अंदर बनाए थे। सो ही मेड नंबर ऑफ सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल इन द लैब। जैसे कैसे बनाए थे उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल, he made, देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, the chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of the bases. तो उन्होंने कई सारे होमोपॉलीमर बनाए, कई सारे कोपॉलीमर उन्होंने बनाए। सो कोपॉलीमर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये हटा दो। कोपॉलीमर मतलब, पहले बता दो होमोपॉलीमर क्या होता है। होमोपॉलीमर मतलब कि उन्होंने कुछ आरएनए बनाया जिसका सीक्वेंस कुछ ऐसा था, यू 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 यू, मतलब अगर सिंगल नाइट्रोजन बेस अगर आपको वहां पे लगा हुआ है, that's a homopolymer, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोपॉलीमर, राइट? उसी तरीके से that is going to be called as my homopolymer. कोपॉलीमर क्या होता है? कोपॉलीमर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने एक सीक्वेंस बनाया है यहाँ पे जिसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यू कैन हैव लाइक दिस GU 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 GU। अगर मैं कुछ ऐसे सीक्वेंस अगर बना रहा हूँ, 2 नाइट्रोजन बेस को अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सो सच पॉलीमर कैन बी कॉल्ड एज माय कोपॉलीमर। ऐसे पॉलीमर को मैं बोल सकता है एज अ कोपॉलीमर, ठीक है? अब ऐसे सीक्वेंस बनाने का फायदा क्या? ऐसे सीक्वेंस बनाए इसलिए कहते हैं ताकि आप प्रूव कर सको कि आपके जो कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। अब आप मेरी बात सोचो यहाँ पे कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा UUU एक अमीनो एसिड बनाता है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक UUU मेरा यहाँ पे एक अमीनो एसिड बनाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक और U बना देता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक और U यहाँ पे डाल देता हूं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप बताइए कि मेरे कितने अमीनो एसिड इस सीक्वेंस से बन पाएंगे? हाउ मेनी अमीनो एसिड आई विल फाइंड फ्रॉम दिस सीक्वेंस? 3. बिल्कुल सही, यहाँ से मेरे 3 ही बन पाएंगे, राइट? तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, सो यू विल हैव अ GUG मेरा कुछ बना के देगा, देन UG मुझे कुछ बना के देगा, देन अगेन मेरे यहाँ पे GUG मुझे कुछ बना के देगा, राइट? तो यहाँ पे मुझे इतने स्ट्रैंड के अंदर से तो मुझे 3 अमीनो एसिड बनते हुए मिलेंगे। तो इन्होंने ये वाले स्ट्रैंड्स इसलिए बनाए ताकि आप पता लगा सको कि जो स्टोरी है, जो लोग कह रहे हैं कि ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, क्या वो बात सही या गलत है। वो करने के लिए उन्होंने यहाँ पे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर यहाँ पे आपको बना के रखे हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी। सो ये थे आपके हरगोबिंद खुराना, ही वाज अ पर्सन। और जैसे कि यहाँ पे सिंथेटिक कोपॉलीमर इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हुए, यू कैन सी UUU वाले। तो आप देख सकते हो कि अगर आप वहाँ पे सिर्फ UUU अगर आप वहाँ पे लगा रहे हो, देन यहाँ पे आपको सारे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिनाइल एलिलिन, ये आपको बनते हुए आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ GGG लगा रहे हो वहां पे, देन आपको ग्लाइसिन बनते हुए मिलेगा वहां पे। ओके, सो आई कैन वेरी क्लियरली से यहाँ पे मुझे फिनाइल एलिलिन यहाँ पे 3 मिलेंगे मुझे बनते हुए। आई कैन फाइंड 3 फिनाइल एलिलिन कैन बी सीन फॉर्मिंग ओवर हियर, राइट? तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना काम किया था। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आपके यहाँ पे थे, दैट वाज मार्शल नार्नबर्ग। अब मार्शल नार्नबर्ग जो यहाँ पे आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बनाया सेल फ्री सिस्टम
फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनका भी काम काफी इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली आपका प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर होता है, इन्होंने लैब के अंदर ऐसी कंडीशंस बनाई जिसके अंदर आप प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हो विदाउट हैविंग अ सेल। सो ही मेड अ सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसाइफर्ड। तो बेसिकली इन्होंने हेल्प किया कोड को डिकोड करने के लिए। इनकी वजह से पता चला कि हाँ एक्चुअली में आपके ट्रिपलेट ही होता है कोडॉन। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन आया तो ये साइंटिस्ट को भी आ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। सो यू हैव टू नो दिस। मार्शल नाइनबर्ग ने यहाँ पे क्या किया था, ही क्रिएट अ सेल फ्री सिस्टम। दैट मीन्स प्रोटीन आपका बनेगा बट सेल के बाहर। दैट इज द थिंग। ओके, देन एक और यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट है सेरेवो ओकॉय। सेरेवो ओकॉय वाज द साइंटिस्ट। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ही एक्चुअली क्रिएट अ एंजाइम। इन्होंने यहाँ पे एंजाइम बनाया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। और ये एंजाइम का काम था आरएनए बनाने का। सो वाज हेल्पफुल इन पॉलिमराइजिंग द आरएनए विद अ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट फॉर अ जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड। तो इनका यहाँ पे काम था कि आरएनए बनाना एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड के लिए। सो याद रखना इनका भी यहाँ पे काम था। इन्होंने एक एंजाइम बनाया था, एंजाइम वाज में पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज which was helpful in polymerizing RNA with a defined sequence in the template for genetic code was prepared. Right? तो एक स्पेसिफिक अगर मुझे आरएनए बनाना होता था तो मैं ये साइंटिस्ट की मदद से बना सकता था। ठीक है, मुझे एक आरएनए यहाँ पे बनाना है which can have a sequence of something like this AU करके मुझे कोई सीक्वेंस वाला आरएनए अगर मुझे यहाँ बनाना है, so I can use the work of this scientist and I can make that। ठीक है, तो ये एंजाइम के थ्रू इन्होंने यहाँ पे बनाया था। तो नाम याद रखना, सेवेरो ओकॉय वाज द पर्सन। तो ये कुछ नाम है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस वाज हिज वर्क वेयर ही कैन सिंथेसाइज द आरएनए मॉलिक्यूल। कोई आपको इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बट नाम याद रखना उसका काम क्या था, दैट इज समथिंग दे कैन आस्क। ओके, तो ये हमने आप देख लिया। अब ये आपको यहाँ पे जेनेटिक कोड। तो इतने सारे साइंटिस्ट के काम करने के बाद अल्टीमेटली आपका जेनेटिक कोड आपके यहाँ पे रेडी हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि आपका कैसे यहाँ पे हर एक जेनेटिक कोड आपका एक अमीनो एसिड आपके यहाँ पे बना रहा है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ यू इज गोइंग टू फॉर्म द फिनाइल एलेनिन। देन आप यहाँ पे देख सकते हो यूयूसी भी आपके यहाँ पे फिनाइल एलेनिन आपके यहाँ पे बना रहा है, राइट। जैसे आप ये देखते हो, यू हैव दिस 4 जेनेटिक कोड यहाँ पे, यू हैव दिस 4 जेनेटिक कोड, और ये चारों के चारों आपके यहाँ पे सेरिम नाम का आपका यहाँ पे अमीनो एसिड आपके यहाँ पे बना रहे हैं। देन यू हैव योर हिस्टिडीन आपको बनाया जा रहा है बाय CAU CAC। देन ग्लाइसिन आपको बनाया जा रहा है CAA CAG, राइट। तो ऐसे करके अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आउट ऑफ 64 कोडॉन्स आपको मिलेगा 61 जो होते हैं दे कोड फॉर द प्रोटीन। 61 कोडॉन्स जो इसमें से होंगे वो आपके लिए अमीनो एसिड बना के देंगे। सो दे आर गोइंग टू बी कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड। इनमें से 61 जो आपके होंगे दे विल बी कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड। और उसके अलावा यू विल हैव 3 स्टॉप कोडॉन्स। इसके अलावा यू विल हैव 3 स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स वो होते हैं जो कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। सो यू हैव 3 स्टॉप कोडॉन्स जिनका कोई काम नहीं होता अमीनो एसिड बनाने में, और वो स्टॉप कोडॉन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यू कैन सी यू हैव दिस UGA, ये एक मेरा स्टॉप कोडॉन है यहाँ पे, राइट। देन यू हैव अ UAA एंड UAG, ये मेरे वो स्टॉप कोडॉन है। याद रखना ये स्टॉप कोडॉन अगर आपके सामने आ रहे हैं देन आपका कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे बनेगा नहीं। यू कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ देम, ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना यू विल हैव योर UAA, you have your UGA and you have your UAG। ये 3 मेरे यहाँ पे जाते मेरे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन, याद रखना है। तो इतना याद रखना, आउट ऑफ 64 61 वर माय अमीनो एसिड्स, वो जो कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, और 3 आपके यहाँ पे जो रहेंगे स्टॉप कोडॉन्स वो कोड करेंगे आपके, दे आर नॉट गोइंग टू कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये आएंगे तो अमीनो एसिड आपका नहीं बनेगा, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आपके सामने, इसको भी आप सामने रखना एक बार, फिर अपने सामने रखना, और उसके बारे में अब हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। नाउ विल सी सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड। तो पहले ये बताओ क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, इसमें कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो बता दो। इसमें अगर कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं है देन प्लीज रीच आउट टू मी, अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो यहाँ पे ना चीजें आपको याद करने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स यू विल फाइंड ओवर देयर इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे हमने देख लिया, so these names are the one, और इन्होंने करा क्या था वो आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन ही है, कुछ बाहर से मैंने डाले नहीं, एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन है, तो एनसीईआरटी की लाइंस को भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन यहाँ पे क्या कर रहा था। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड इसको अब हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देख रखे, इन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। द कोडॉन इज ट्रिपलेट
and will have 61 codons code for the amino acid, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे. 3 codons do not code for any amino acid, hence their function are stop codon. They are function as a stop codon. They are also called as a nonsense codon. इनको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a nonsense codon. You also call them as a nonsense codon. ठीक है? Then one codon codes for only one amino acid, hence it is unambiguous and specific. क्या रखना? एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा. ये कुछ साइलेंट फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल कोडॉन 2-4 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा. अ सिंगल कोडॉन विल ओनली कोड फॉर वन अमाइनो एसिड. तो अगर आपका कोडॉन है आपका यहाँ पे यू तो फिनाइल एलिलिन ही आपको बना के देगा. ऐसा नहीं कि आज फिनाइल एलिलिन बना रहा है वो कल कुछ और बनाएगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है? सो वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक. वो बिल्कुल यहाँ पे आपका स्पेसिफिक होता है और अनएम्बिगियस होता है, वो चेंज नहीं होता. Some amino acid are coded by more than one codon. कई बार आप देखोगे कि एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए आपके पास एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं. So that is a trait of degeneracy. So hence the code is degenerate. Degenerate में यहाँ पे होता मतलब basically a single codon, right? A single amino acid will be coded by more than one codon. ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है. Let's have a look. यहाँ पे आप देखो, आप प्रोलिन को यहाँ पे देखो. प्रोलिन के लिए आपके पास 4 कोडॉन्स हैं, राइट? एलिनिन के लिए आप यहाँ पे देख लो, यू हैव 4 कोडॉन्स. वेलिन के लिए यू हैव 4 कोडॉन्स, राइट? ग्लाइसिन के लिए यू हैव 4 कोडॉन्स. सो आप देखोगे कि कई बार क्या होगा कि कुछ अमाइनो एसिड के लिए यू कैन हैव मोर देन 1 कोडॉन. और इसी ट्रेट को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ साइलेंट फीचर ऑफ सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट. दैट्स व्हाई वी से यहाँ पे डीजेनरेसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है कि आपके लाइक यू कैन हैव मोर देन 1 कोडॉन फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड. वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. That's a feature number 3. Feature number 4, the codon is read in the mRNA in a continuous fashion. There are no punctuation. मतलब जब आप कोड को रीड करते हो ना तो आपका कोई बीच में कॉमा नहीं आता. आपको उन्हें डायरेक्टली वैसे ही रीड करना है. When you read the code, you have to read them like this only. बीच में कोई कॉमा नहीं है. ठीक है? So this is something you have to understand. ये चीज वहां पे मेंशन कर रहे हैं. That's a point number 4. Then point number 5, the code is nearly universal. इसका मतलब यह है कि जो कोड से आपका बनेगा टायरोसिन बैक्टीरिया के अंदर, उसी कोड से टायरोसिन हमारे अंदर भी बनेगा. You don't find any changes over there. So बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, हम सबके अंदर हमारा कोडॉन जो रहेगा वो यहाँ पे सेम रहेगा. It's not going to change. For example, बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UUU would code for phenylalanine only. So UUU आपका हमेशा कोड करेगा for the phenylalanine, ये कुछ और कोड नहीं करेगा. एक्सेप्शन कहाँ पे आपको मिल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. Some exceptions to this rule have been found in the mitochondrial codon. आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन खुद बनाता है. ये बात आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी 11 के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन खुद से बना लेता है. उसके बाद होता है खुद का आरएनए, उसके बाद होता है खुद का राइबोसोम, उसके बाद होता है खुद का डीएनए. अगर याद हो तो आपको. Yes, sir. The DNA Yes, in sir. mitochondria is going to be your circular DNA जो आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे because it will become confusing for you. But you will find mitochondria will have its own DNA. So याद रखना उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा. हाँ मैं बताइए क्या सवाल है आपका? बोलिए. बनेला हीरो बनेगा. माइक ऑन है का. गुनगुन को ले जाओ भाई, हीरोइन बनाओ गुनगुन को. खड़क नहीं रहा अभी हुआ. हमने You can sometime it's better if people take a break from classes. ठीक है, यहाँ पे देखो. So some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codon. के अंदर आपको exception मिल जाएंगे, बाकी सब तो आपको यहाँ पे ठीक है. Then you have a statement number 4 over here. AUG has a dual function. So आपका एक कोडॉन है, आपके यहाँ पे AUG, इसके 2 काम होते हैं. एक तो ये स्टार्ट करता है आपका ट्रांसलेशन, तो इसे हम इसलिए कहते हैं एज ए इनिशिएटर कोडॉन. इसके वजह से आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा. सो दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज अ इनिशिएशन कोडॉन. सेकंड चीज आपकी यहाँ पे ये होती है दैट इट इज गोइंग टू कोड फॉर द मिथ्योनिन. ये आपका मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है. तो जब भी आपके सामने एओजी टर्म आएगा तो आपको 2 चीजें रखनी है. जब भी आपका ट्रांसलेशन किया जाएगा सबसे पहले इनिशिएट किया जाएगा इस कोडॉन से. यहां से आपका ट्रांसलेशन चालू होता है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ इनिशिएटर कोडॉन. सेकंड चीज, ये जो आपका कोडॉन है ये आपको बना के देता है आपका मिथ्योनिन. दिस इज समथिंग व्हिच विल फॉर्म द मिथ्योनिन.
तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वन पॉइंट यू हैव टू नो। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो गए, एंड दीज आर द पॉइंट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। बेस्ड ऑन जॉर्ज गेमाउ द कोड शुड बी मेड अप ऑफ व्हाट? 1 2 3 4। हैंड रेज करो फटाफट और आंसर करो, आगे बढ़ना है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते इसके अंदर। सो जॉर्ज गेमाउ के हिसाब से आपका एक जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है? अर्चना बताइए क्या होगा इसका आंसर? 4। एक जेनेटिक कोड या मैं कहूंगा एक कोडॉन किससे बना हुआ होता है अर्चना? कोडॉन किससे बना हुआ होता है? रानी क्या होगा इसका आंसर? सर दूसरा तो मतलब ऑप्शन 2। आप लोग तो ध्यान ही देते पढ़ाई के अंदर, मतलब आपका कहाँ पे है आप लोग का ध्यान? क्या कर रहे हो? मतलब क्या स्पीड में पढ़ा दिया मैंने? इतनी सिंपल चीजें लाइक किड्स। महेश क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3। अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? 3. It's going to be option 3 बेटा, it's going to be option 3. Your genetic code is going to be made up of 3 nucleotides always. कोडॉन आपका एक 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है. So you have a homopolymer now. Homopolymer are what? So इनमें से कौन सा आपका homopolymer है? ये भी मैंने आपको बताया था, बना के दिखाया था. Which of them is going to be homopolymer? हैंड रेज करिए इसके लिए फटाफट. काजल बताइए क्या होगा इसका आंसर? Option C. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही. इसमें हम ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते. दे आर लाइक वेरी सिंपल थिंग्स, सो यू कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. देन सो दिस समथिंग वी हैव डन. सो वी आर डन विद द कोडॉन वाली कहानी. प्लीज याद रखना इसके अंदर कि आपके साइंटिस्ट का यहाँ पे क्या काम था, व्हाट दे वर प्लेइंग रोल ओवर देयर. यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट. ठीक है, एक बार फिर हम वो साइंटिस्ट के नाम को देखेंगे एंड यू हैव टू रिमेंबर कि उन्होंने क्या किया था. सबके काम वहाँ पे क्या थे वो आपको मालूम होने चाहिए. अब हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में. यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट म्यूटेशन. So the relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies. म्यूटेशन को स्टडी करके हमें पता चला कि जीन्स और डीएनए में क्या रिलेशन आपके यहाँ पे होता है. ठीक है, ये देखो ये लोग ये देखो स्टडी कर रहे हैं. आप लोग भी ऐसा करोगे होपफुली, ध्यान से. So effect of a large deletion or rearrangement in a segment of DNA are easy to be comprehend. अगर आपके डीएनए के अंदर कोई डिलीशन होता है या रीअरेंजमेंट होता है, देन यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व द कॉन्सिक्वेंसेस. राइट, तो इजीली आपको पता चल जाता है कि उसके अंदर वो चेंजेस की वजह से क्या होगा. यू कैन गेट टू नो दैट. इट मे रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ अ जीन और सो अ फंक्शन. याद रखना, अगर आपके जीन के अंदर कोई भी चीज अगर ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, देन वहां पे उसका फंक्शन खत्म हो जाता है. इट इज अ लॉस ऑफ फंक्शन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेक वन थिंग. अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, हाँ, सो अगर ये मेरा समझो यहाँ पे मेरा यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस है. ये मेरा डीएनए सीक्वेंस है मेरा यहाँ पे. ठीक है, और डीएनए सीक्वेंस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि समझो यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे you have a adenine, you have a thymine, you have a adenine, you have a guanine over here, right? And you have over here cytosine. अब अगर ये मेरा सीक्वेंस है तो इसके सामने वाला सीक्वेंस मेरा यहाँ पे क्या होगा बताइए. मोनिका आप फटाफट बताइए, इसके सामने क्या सीक्वेंस होगा मेरा यहाँ पे? इसके सामने अरे डीएनए है ना मोनिका, ये आरएनए है. हाँ, थाइमिन. देन यहाँ पे एडेनिन, फिर यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे राइट. एंड दिस वन इज राइट. अब ये होगा, अब ये नॉर्मली आपके यहाँ पे सीक्वेंस होगा. अब आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस हमारे यहाँ हमें यहाँ चेंज हो जाता है, कुछ गड़बड़ होती है हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन के टाइम पे, कुछ यहाँ पे गड़बड़ होती है और वो गड़बड़ के क्या होता है, ये सीक्वेंस आपके यहाँ पे चेंज हो जाता है. समझो अगर ये मेरा सीक्वेंस यहाँ पे मेरा साइटोसिन होना चाहिए था, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे चेंज हो गया, दिस हैज गॉट चेंज ओवर हियर, और ये मेरा यहाँ पे हो गया, लेट्स से ये मेरा हो जाता है यहाँ पे फॉर सम रीजन इट बिकम्स माय थायमिन. ठीक है, अगर ये मेरे यहाँ पे थायमिन मेरा यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाता है, देन सिंपल सी बात है कि मेरा जो अब इसको ये स्टैंड अगर मेरे यहाँ पे चेंज हो गया, अगर मेरा स्टैंड चेंज हो जाता है किसी भी म्यूटेशन की वजह से, तो इसका जब अब कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो वो अलग बन जाएगा यहाँ पे. सो नाउ इफ आई हैव मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री ओवर, अगर इसके अंदर चेंज आ गए मेरे यहाँ पे, समझो ये बदल गया मेरे यहाँ पे, और जब इसका रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, सो नाउ यू विल हैव अ थायमिन, you have a adenine, you have a thymine, and you have a again thymine over here, and you have a guanine. तो अगर इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, अगर मैंने एक बेस को भी यहाँ पे मेरा चेंज कर दिया, तो इसके सामने वाला जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो मेरा बदल जाएगा. समझ आ रही है मेरी बात? अगर एक को मैंने यहाँ पे चेंज करा तो उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो मेरे यहाँ पे बनेगा
दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज ओवर हियर, ये भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये थायमिन बन गया तो सामने में आ जाएगा एडेनाइन, इट विल बिकम माय साइटोसिन, इट विल बिकम माय अगेन, ये तो सब सेम ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर मुझे यहाँ पे चेंजेस होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो चेंज मेरा यहाँ पे हुआ, अब इसके जैसे क्या होगा कि पूरा mRNA का सीक्वेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। अब इसको अगर आपका चेंज होता है, आपका यहाँ पे इस तरीके से अगर आपका यहाँ पे चेंज होता है, so if you find this kind of thing happening over here, then complete mRNA sequence is also going to change over there। और इसके जैसे क्या होगा कि पूरा आपका जेनेटिक कोड आपका बदल जाता है, और उससे क्या होगा कि आपका जीन फंक्शन करना बंद कर देगा। सो दैट कैन हैपन। तो यही चीज अब हम यहाँ पे आगे सीखेंगे। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन का यहाँ पे क्या है, अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। एक सिंगल बेस पेयर के अंदर आपका यहाँ पे चेंज हो गया इन द जीन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन। ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा था इन द सिकल सेल एनीमिया के अंदर, राइट। सिंगल बेस पेयर आप यहाँ पे चेंज हुआ तो उससे क्या हुआ, आपका ग्लूटामेट की जगह आपका पे वेलिन लग गया, राइट। पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस वहाँ पे चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट यू नो दैट अ पर्सन विल हैव अ सिकल सेल कंडीशन। ये चीज हम देख चुके हैं। एक अगर आप बेस अगर आप चेंज करते हो, इफ यू जस्ट चेंज सिंगल बेस और सिंगल बेस पेयर, द कंप्लीट जीन गेट्स अल्टर्ड, और उससे काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ वेलिन, और यदि आपका हो जाता है देन यू हैव अ सिकल सेल कंडीशन, इट इज अ डिजीज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, ओके। Effect of point mutation that insert or deletes a base in a structural gene can be better understood by following example। अब एग्जांपल यहाँ पे देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप यहाँ पे देखना। कंसीडर अ स्टेटमेंट, आपके सामने एक स्टेटमेंट है, राम हैज अ रेड कैप। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। आप ये सोचो कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपके ये कोडॉन्स हैं। सो यू हैव दिस वन कोडॉन, यू हैव दिस कोडॉन, यू हैव दिस एज अ कोडॉन, यू हैव दिस एज अ कोडॉन, और ये आपका बनाएंगे आपके यहाँ पे अमीनो एसिड। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, अगर मैं यहाँ पे बी लेटर इंसर्ट करता हूँ तो मेरा पूरा सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मेरा सीक्वेंस मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गया, राम हैज BRE BAC एंड P, आपका सीक्वेंस आपका यहाँ पे चेंज हो गया। इसको हम कहते हैं इंसर्शन करना। ये जो हमने यहाँ पे किया दैट इज कॉल्ड एज माय इंसर्शन, दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माय इंसर्शन। ये मैंने यहाँ पे इंसर्शन किया, कुछ डाला ना वहां पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंसर्शन। इंसर्शन मैंने किसी का किया, मैंने सिंगल बेस का किया, एक सिंगल बेस मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब आप सोचो कि मैंने यहाँ पे जैसे सिंगल बेस मैंने यहाँ पे मेरा ऐड किया, पूरा सीक्वेंस मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। तो पूरा सीक्वेंस अगर मेरा बदल गया तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी मेरे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, अब ये हमारा सीक्वेंस बदल गया था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे BA के साथ हमने IB डाल दिया। सो B के साथ हमने यहाँ पे IB लगा दिया, सो दैट विल बिकम राम हैज BIR ADC एंड AP। सो ये भी कोई सेंस नहीं कर रहा। सो नाउ अगेन जब मैंने दो चीजें यहाँ पे डाली तो वापस से मेरा सीक्वेंस बदल रहा है, मेरा सीक्वेंस मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मेरे कोडॉन का सीक्वेंस चेंज होगा तो प्लीज याद रखना मेरे अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी मेरे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मेरा इसका सीक्वेंस चेंज हो रहा है देन आई विल फाइंड दिस विल मेक changes in the sequence of the protein or changes the amino acid sequence। अमानो एसिड का सीक्वेंस मेरे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नाउ वी इंसर्ट द 3 लेटर्स टुगेदर, हमने पूरा लेटर हम यहाँ पे डाल दिया। तो हमने अगर हम करते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, BI एंड I डाला था, अब हम कह रहे हैं कि पूरा 3 लेटर हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ वो BIG एज अ स्टेटमेंट हम यहाँ पे डाल देते हैं, पूरा लेटर हम यहाँ पे डालते हैं। सो नाउ इट हैज बिकम राम हैज अ बिग रेड कैप। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका ये सीक्वेंस है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने क्योंकि यहाँ पे BIG पूरा डाल दिया तो एक पूरा अमीनो एसिड मेरा यहाँ पे एडिशनल ऐड हो जाएगा। So I will Yes, have sir. Yes, हो sir. जाता है, राइट। सो अगर कुछ भी चेंजेस अगर आप कर रहे हो यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द जीन। तो ये चेंजेस जो भी आप कर रहे होते हो यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द कंप्लीट जीन सीक्वेंस ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। सो वंस यू फाइंड हैपनिंग दिस इज द सेम एक्सरसाइज कैन बी डन रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स R, E and D। आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो उसे आप डिलीट भी कर सकते हो, एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक द ट्रिपलेट वर्ड। सो आप जैसे ऐड करते हो वैसे आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे डिलीट कर रहे हो, सो आप डिलीट कर रहे हो तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे राम हैज कैप हो गया, रेड पूरा आपका यहाँ पे हट चुका है। तो अगर आप कोई भी अगर आप चेंजेस कर रहे हो, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सरसाइज इज insertion or deletion of 3 or multiple bases, insert or delete 1 or multiple codon, hence 1 or multiple amino acid। अगर आप कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, राइट,
पेजेस के अंदर, सो दैट विल लीड टू अ इंसर्ट और डिलीट ऑफ वन और मल्टीपल कोडॉन्स, या फिर आपका एक या मल्टीपल कोडॉन्स आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे या फिर इंसर्ट हो जाएंगे। अगर वैसा अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, ऑब्वियसली फिर क्या होगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो याद आपको डायरेक्टली आपको याद ही रखना है कि अगर आप यहाँ पे कुछ डाल, इफ यू आर एडिंग समथिंग ओवर देयर इन द सीक्वेंस, इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट योर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस भी अफेक्ट करेगा। देन सो यू कैन इग्नोर दिस थिंग, इसको आप यहाँ पे इग्नोर कर लो। सच म्यूटेशन आर रेफर टू एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऐसे म्यूटेशन को हम यहाँ बोलते हैं एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब आपने यहाँ पे कोई वर्ड आपने यहाँ पे ऐड किया तो उसका पूरा फ्रेम वहां पे चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यू कैन कॉल इट एज इंसर्शन और डिलीशन ऑफ म्यूटेशन एज वेल। कोई भी अगर आप चीज डाल और रिमूव करो उसको हम कहते हैं इंसर्शन या डिलीशन। एनीथिंग यू डू, इससे क्या होगा अल्टीमेटली आपके यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड इट विल लीड टू अ म्यूटेशन, और ये आपके लिए हमेशा हार्मफुल होता है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हार्मफुल इन दिस। तो इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। अगेन इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। This forms the genetic basis of a proof that codon is a triplet and are read in a contagious manner. तो ये भी एक आपका प्रूफ है कि आपके कोडॉन जो आपके यहाँ पे होते हैं, they will be in the triplet and they are read in a contagious manner में, इनको हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। ओके, that is something we have done। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे जेनेटिक कोड वाली कहानी। Now let's talk about the important part, that is your tRNA। ये चीज पे थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देना। Let's try to understand कि tRNA क्या होता है और यहाँ पे आपका क्या करेगा। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि आपका जेनेटिक कोड आपका ट्रिपलेट होता है, ये हमने समझ लिया कि आपका जेनेटिक कोड आपका ट्रिपलेट है, और उसको यूज करके हम बनाएंगे हमारा अमाइनो एसिड। उसको यूज करके डिटरमाइन किया जाता है कि आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपका क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि ये काम करेगा कौन, इस जेनेटिक कोड को पढ़ना और उसको देख के अमाइनो एसिड के बारे में लाइक अमाइनो एसिड को लेके आना। हु इज गोइंग टू रीड दिस कोड एंड गोइंग टू ब्रिंग द अमाइनो एसिड, तो वो काम आपका करता है आपका यहाँ पे tRNA। सो tRNA को हम यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द कोड, इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक, ये काफी क्लियर था फ्रांसिस क्रिक के साथ, दैट देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म टू रीड द कोड। कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे आप कोड को रीड कर सकते हो, एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू द अमाइनो एसिड। आप कोड को रीड भी कर पाओ और उसको आप लिंक कर पाओ अमाइनो एसिड के साथ। ठीक है, बिकॉज अमाइनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड। अमाइनो एसिड खुद से तो रीड नहीं कर सकता, तो कोई तो आपको हेल्प चाहिए जो कोड को रीड भी करेगा और उसे लिंक करेगा अमाइनो एसिड के साथ, और वो करने के लिए आपके सामने यहाँ पे होता है tRNA। तो यू हैव अ tRNA ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे आपके फ्रांसिस क्रिक का पिक्चर है आपके सामने, राइट साइड में यू कैन सी अ tRNA। अब tRNA आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको आप यहाँ पे देखोगे। अब कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है। जब भी आप डिस्कस करते हो एनीथिंग अबाउट tRNA, याद रखना दिस इज द स्मॉलेस्ट RNA ऑफ ऑल। दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट RNA ऑफ ऑल। सारे जितने भी आपको RNA मिलते हैं उनमें से सबसे छोटा tRNA होता है। ये कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ आपको मिलेगा? इट इज मेड ऑफ माय 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। इतने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है आप यहाँ पे tRNA। ठीक है, अब अगर आप tRNA की पिक्चर को अगर आप यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो याद रखना दिस इज नोन एज योर ट्रांसफर RNA। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA इसको हम यहाँ पे इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को, तो बेसिकली यही कोड को रीड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tRNA को जब आप यहाँ पे देखते हो ना, आपको दो चीज याद रखनी है। इट विल हैव अ 5' रीजन, इट विल हैव अ 3' रीजन। अब देखो है क्या, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ही है, बस वो कॉइल हो चुका है। ये आपका सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल ही था, लेकिन इसको हमने कॉइलिंग कर दिया, बीच में बॉन्ड बना दिए, इसलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीव। ये कैसे दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीव। क्लोवर लीफ की तरह ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना। आपको यहाँ पे 3' वाला एरिया दिख रहा है? आपको यहाँ पे 3' वाला एरिया? Yes, yes. यस सर। यहाँ पे आपको 3' वाला जो आपको यहाँ पे ओपन एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आके लगता है आपका अमाइनो एसिड। ये बात दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे आके लगता है आपका अमाइनो एसिड। सो 3' रीजन इज अ रीजन जहाँ पे अमाइनो एसिड आपका अटैच किया जाएगा, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको मिलेगा 3' के अंदर हमेशा।
हर टीआरएनए के अंदर एक आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलता है, एंड दैट सीक्वेंस हियर इज कॉल्ड एज माय ACC। ये जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे ACC सीक्वेंस। और 3 डैश के अंदर याद रखना, यू विल हैव ACC सीक्वेंस, और 3 डैश एंड पे, 3 डैश का जो आपका यहाँ पे एंड होता है वहां पे ही लगता है आपका अमाइनो एसिड। दिस इज अ पोजीशन वेयर आई विल बी फाइंडिंग आपका अमाइनो एसिड आके वहां पे आपका लगेगा। सो दिस इज अ लोकेशन जहां पे अमाइनो एसिड को अटैच किया जाता है। 5 डैश पे ऐसा कुछ नहीं होता, 5 डैश पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे का आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा, ये जो नीचे जो आपको पर्पल कलर का एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए एंटीकोडॉन। दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एंटीकोडॉन। अब एंटीकोडॉन में क्या होता है, एंटीकोडॉन में आपको वो कोडॉन मिलेंगे जो रीड करेंगे mRNA को। एंटीकोडॉन में आपको वो कोड मिलेंगे जो रीड करेंगे mRNA को, वो हम आगे वाली पिक्चर में आपको बताता हूं। तो पहले याद रखना, tRNA इज द स्मॉलेस्ट RNA ऑफ ऑल। 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स आपको इसमें मिलते हैं। इसको हम इवन कहते हैं एज अ ट्रांसफर RNA। इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, ये क्लोवर लीफ की तरह आपको यहाँ पे दिखता है। एंड इसका जो 3 डैश एंड होता है वहां पे आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे अमाइनो एसिड। सो देयर यू विल गेट टू सी द अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। अब नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे यू कैन सी द एंटीकोडॉन्स ओवर हियर। आपको एंटीकोडॉन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, AGC आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहे हैं। और ये किसके साथ इंटरेक्ट करे, दे आर इंटरेक्टिंग विद द mRNA। ये जो mRNA आपका यहाँ पे है उसके ऊपर जो आपके कोडॉन्स है उनके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। तो आप ये चीज को समझो कि ये जो मेरे एंटीकोडॉन्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं mRNA के साथ, and that is going to be a very important part of my translation। तो याद रखना tRNA will play an important role in translation। so ये बात भी आपको याद रखना है, tRNA जो आपका यहाँ पे होता है plays a role during translation। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना यहाँ पे प्ले करना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? यस सर, यस सर। इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, बिकॉज tRNA इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करेंगे। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड कहाँ पे लगेगा, देन आपका आंसर वहां पे होना चाहिए आपका 3 डैश एरिया के ऊपर। 3 डैश एंड के ऊपर यू विल फाइंड द अमाइनो एसिड विल बी अटैच्ड ओवर देयर। तो ये एक कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखना, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। कैसे करेगा वो हम आगे ट्रांसलेशन में सीखेंगे, लेकिन उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम होता है। ओके, एक और चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग, दैट tRNA जो आपका यहाँ पे होगा ना, इसके अंदर आपका जो अमाइनो एसिड लगाया जाएगा उसको लगाने के लिए एक एंजाइम होता है, अमाइनो असाइल सिंथेसिस। तो अमाइनो असाइल सिंथेटेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम एक एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम क्या करता है, आपके tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड को लगा के देता है। इट विल अटैच द tRNA टू द अमाइनो एसिड। तो ये आपके tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड, अगर ये मेरा tRNA यहाँ पे है, इसका शेप थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे, बट दिस tRNA व्हेन यू हैव ओवर हियर, सो इसका जो 3 डैश जो एरिया यहाँ पे होगा, इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके यहाँ पे होती है वो इसकी होती है। सो अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो अमाइनो एसिड आपके यहाँ पे होगा, इसका काम होगा कि जाके इट इज गोइंग टू अटैच, इट विल प्ले अ रोल इन अटैचिंग the amino acid to tRNA। इतना फिलहाल के लिए याद रख लो कि अमाइनो एसिड सिंथेटेज जो आपके यहाँ पे एंजाइम है, इसका काम होता है अमाइनो एसिड को tRNA पे चिपकाना, अटैच कराना। ओके, अब एक और बात याद रखना कि आपके पास tRNA अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मतलब हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक tRNA होगा। हर एक अमाइनो एसिड के लिए याद रखना, यू विल हैव अ स्पेसिफिक tRNA। वैसे नहीं कि एक ही tRNA सारे काम कर रहा है। यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ tRNA कैन बी सीन इन द सेल। ओके, एंड एवरी tRNA विल बी अटैचिंग टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अगर एक tRNA है जिसका काम होता है मिथोनिन को उठाना, तो मिथोनिन को ही उठाएगा, वो किसी और को जाके पिकअप नहीं करेगा। अगर कोई tRNA है आपका जिसका काम होता है टायरोसिन को पिकअप करना, तो टायरोसिन को ही पिकअप करेगा, वो किसी और को जाके पिकअप नहीं करेगा। तो याद रखना, एवरी tRNA विल बी हैविंग रोल ऑफ जॉइनिंग विद अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? बताइए तवनप्रीत, बोलिए। तो थोड़ा सा रिपीट करना, नेटवर्क चला गया था।
थोड़ा सा ऐसी बात है कि आपका एक एंजाइम आपका यहाँ पे अमीनो एसिड सिंथेटेज या आपका एंजाइम होता है। ये एंजाइम का काम आपका यहाँ पे होता है कि आपका जो टीआरएनए होगा ना, इसके ऊपर जो हम अमीनो एसिड को लगाते थे, समझिए कि मेरा अमीनो एसिड है, इसके ऊपर जो इसको अटैच कराया जाएगा ना 3' एंड के ऊपर, ये कराने के लिए ये एंजाइम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये एंजाइम हेल्प करता है कि एक अमीनो एसिड को हम टीआरएनए पे कैसे हम अटैच कर सके, दैट इज समथिंग डन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी थी कि हर एक टीआरएनए के लिए, हर एक अमीनो एसिड के लिए यू हैव अ स्पेसिफिक टीआरएनए। सो दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो कि हर एक अमीनो एसिड के लिए यू हैव अ स्पेसिफिक टीआरएनए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Crick postulate the presence of an adapter molecule that would one hand read the code। तो उसने बोला कि ये जो टीआरएनए होगा ये एक साइड पे कोड को रीड करेगा एंड ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और दूसरे हाथ से ऑन द अदर हैंड इट विल आल्सो बाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये दोनों चीजें करने में टीआरएनए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो आप ट्रांसलेशन के टाइम पे सीखोगे, समझोगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो ये देखो यहाँ पे आपका टीआरएनए वापस लगा हुआ है। सो यू कैन सी एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में आपका बेस पेयरिंग होगा, दिख रहा है ना आपका। अगर यहाँ पे UAC है तो उसका एग्जैक्ट बेस पेयरिंग आपको मिल जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी योर, ए के सामने आपका यहाँ पे U आ गया, U के सामने आपका यहाँ पे आ गया, एंड G के सामने आपका C आ गया। सो यू विल फाइंड बेस पेयरिंग आपका यहाँ पे होता है बिटवीन द एंटीकोडॉन और कोडॉन। तो प्लीज ये बात याद रखना, बेस पेयरिंग किसके बीच में आपका यहाँ पे होगा, कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में। कोडॉन ऑफ माय mRNA, एंटीकोडॉन टर्म आएगा तो दिमाग में बिठा लेना, ये आपका टीआरएनए के अंदर ही मिलेगा। टीआरएनए का ये जो नीचे का जो बल्जिंग एरिया है ना, टीआरएनए का ये जो नीचे का जो बल्जिंग एरिया होता है, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके एंटीकोडॉन्स। इन दिस एरिया ओनली यू विल हैव दिस एंटीकोडॉन्स। ठीक है, और ये बेस पेयरिंग करना जरूरी है, तभी आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, सो दिस इज माय अडैप्टर मॉलिक्यूल, ये मेरा यहाँ पे अडैप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए वाज आल्सो कॉल्ड एज माय सोल्यूबल आरएनए, इसको हम पहले कहते थे एज अ सोल्यूबल आरएनए, वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेट। तो इसको बहुत पहले से जाना जाता था, बट बाद में इसका नाम टीआरएनए कर दिया गया। However, its role as an adapter molecule was assigned much later। बाद में लोगों को पता चला कि ये ऐसा भी काम करता है, यही तो है जो अमीनो एसिड को लेके आता है, लेके जा रहा होता है। So that's something we will realize way later। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमीनो एसिड आपका लगा है 3' एरिया के ऊपर, and you can see you have anticodons over there, right? चलो आगे बढ़ते हैं। Then you have tRNA has a anticodon loop that has a base complementary to the code। जो मैंने आपको मेंशन किया था, इसके पास एंटीकोडॉन का लूप होता है, और ये जो लूप होगा जहां पे आपको एंटीकोडॉन मिलेंगे, राइट। तो ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे, इस लूप को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंटीकोडॉन लूप। ये जो लूप होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंटीकोडॉन लूप, और इस एंटीकोडॉन लूप के अंदर आपको मिलेंगे आपके एंटीकोडॉन। इन दिस एंटीकोडॉन लूप यू विल हैव दिस एंटीकोडॉन। tRNA has an anticodon loop that has a base complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor end। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड याद रखना, दैट इज योर 3' वाला एंड इज योर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड व्हिच बाइंड्स टू द अमीनो एसिड। तो ये इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो गई। सो टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। क्या ये सारी स्टेटमेंट समझ आ रही है सबको यहाँ पे? उत्तराखंड के बच्चों को समझ आ रही है स्टेटमेंट्स यहाँ पे? यस सर। दीपिका, ऑल द स्टूडेंट्स, अर्चना, कोमल, एवरीवन। ठीक है, ऑलराइट। For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as a initiator tRNA। So एक tRNA होता है जो इनिशिएट करता है, और याद रखना जैसे आपका कोडॉन था ना, कौन था आपका कोडॉन जो इनिशिएट करता था? वैसे कोडॉन कौन सा था which used to initiate the transcription? AUG। बहुत बढ़िया, it was my AUG। AUG किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन बेटा, मिथ्योनाइन याद रखना है, ये सब भूल नहीं सकते हैं। AUG is going to code for the methionine over there, right? There is no tRNA for the stop codon। याद रखना, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी tRNA आपका नहीं होता। स्टॉप कोडॉन के लिए आपको कोई भी tRNA आपको नहीं मिलेगा, राइट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपिक्टेड, इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। सो क्लोवर लीफ की तरह ये tRNA दिखता है, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट यू हैव टू नो। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर tRNA लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल, ये इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है आपका पर्टिकुलर tRNA। तो ये भी आपको याद रखना है। एनटीए वाले पूछ लेंगे कि कौन सी लीफ की तरह दिखता है, तो आपने बोलना है वहां पे क्लोर लीफ। तो एनटीए पूछेगा क्लोर लीफ आपने कभी देखा है, देन आप मना कर देना नहीं देखा। दिस इज हाउ द क्लोर लीफ इज गोइंग टू लुक लाइक। देखा होगा आपने कभी ना कभी, ये देखा होगा इस पिक्चर को, झाड़ में लग जाता है आसपास। यस सर। राइट, और यहाँ पे आप टीआरएनए को भी आप यहाँ पे देख लो, काफी कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ इन लोगों ने, राइट। या वो DHU आम, अब ये सारे आम के नाम आपको याद नहीं रखने हैं फॉर्चुनेटली, आप बस याद रखना ये वो एंटीकोडॉन आम आपको मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको एंटीकोडॉन आम बोल सकते हो, लूप बोल सकते हो,
एंड देन यू हैव एक्सेप्टर आर्म जहां पे आपका अमाइनो एसिड आके लगता है, दैट्स अ 3' वाला आर्म। और नोटिस करना 3' वाले आर्म पे पहले 3 सीक्वेंस क्या होते हैं, ACC हमेशा, ये सीक्वेंस आपके हमेशा ACC रहेंगे। वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है पता लगाना कि क्यों ACC सीक्वेंस वहां पे होता है, लेकिन आप पता लगोगे कि ये सब बाद में, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी जितना बता रहे उतना याद रखो। दिस समथिंग हैव टू नो। अब यहाँ बताओ, देयर इज नो tRNA फॉर विच काइंड ऑफ कोडॉन। हैंड रेस करो जल्दी, इसके लिए जल्दी से हैंड रेस करो, आगे बढ़ना है हमें। चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। अर्चना बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेकेंड सर। सेकंड है। अर्चना स्टॉप कोडॉन के नाम बता सकते हो? एक बता दो मैं आपको यहाँ पे, UGA। कोई और है जो स्टॉप कोडॉन के नाम बताना चाहेगा? UEG AG और UAA। बहुत सही बहुत सही। तो ये सब याद रखो, ये सब याद रखो, और कुछ नहीं। देखो ये जो आज का जो लेक्चर है ना, उसमें याद ही रखना है, और चीजें, और कुछ में कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें है भी नहीं, राइट। सो यू हैव टू नो दोस थिंग, एंड दिस पोर्शन आल्सो हैव अ लेस वेटेज, राइट। वो नीट वाले वो नहीं पूछेंगे, राम हैज अ कैप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा नीट के अंदर, राइट। इट्स अ वेरी अनलाइकली चांस विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक, जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का, वो कैसा दिखता है? ABCD बताइए, कोई बताओ। अक्षय बताओ क्या होगा इसका आंसर। प्रखर आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल आपका क्लोर लीफ जैसा आप यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत सही, राइट। अब ये क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर आपको मैंने दिया था। अब ये क्वेश्चन पे आने के पहले मुझे बताओ, हमने यहाँ पे 3 चीजें सीखी आज के क्लास में। वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ tRNA, वो हमने यहाँ पे देखा। हमने बात किया क्या होता है आपका म्यूटेशन, क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन आपका क्या होता है, दैट इज वी हैव सीन। और उसके पहले हमने साइंटिस्ट का नाम और उनके रोल क्या होता है हमने यहाँ पे देखे, राइट। Yes, एक बार पीछे चाहूंगा यहाँ पे, एंड ऑल दोस थिंग्स आर लाइक यू जस्ट हैव टू रीड द NCERT वंस। क्लास के खत्म होने के बाद दूसरा क्लास कर लेना, उसके बाद NCERT एक बार पढ़ के सो जाना। रात को सोने के पहले एक बार NCERT 2 पेज ही होंगे इसके, पढ़ लेना खुद से, राइट, एंड देन गो टू स्लीप। सुबह तक सब कुछ याद हो जाएगा होपफुली। ओके, सो नाउ यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स इन दिस। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे आपको ये साइंटिस्ट के जो रोल है ना, वो आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। सो पहले आपको याद रखना है कि इन लोगों को काफी एक्साइटमेंट थी ये पता करने की कि आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में से आपका पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बनता होगा। तो ये बात पहले याद रखना स्टोरी की, इनको बड़ा लाइक दे वांट टू नो दैट कि कैसे होता होगा, राइट। देन क्योंकि उन्हें ये तो पता चल गया था कि अगर हमने केमिकल नेचर जो हमने बता के DNA का, वही कितना पता करना कितना एक्साइटिंग था, तो ये पता करना तो कितना डिफिकल्ट होगा और कितना एक्साइटिंग होगा। सो दे वर वेरी हैप्पी विद दैट, राइट। सो अब आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। सो दीस आर द स्टेटमेंट वी हैव जस्ट टोल्ड यू कि अगर आपके कुछ सीक्वेंस में अगर आपका चेंज होता है, इफ देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, सो यू विल फाइंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को भी यहाँ पे अफेक्ट करेगा, ओके। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे, मेनी साइंटिस्ट और इन्वॉल्व, मेनी अलग अलग ब्रांच के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, याद रखना। यहाँ से नाम याद रखना, ये पहला नाम आपका यहाँ पे आएगा जॉर्ज गेमाउ। जॉर्ज गेमाउ ने आपको पहले बताया था दैट योर कोडॉन इज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट। इन्होंने ही बोला था कि आपका जो कोडॉन होगा वो आपका यहाँ पे ट्रिपलेट होगा। सो ही ओनली सेड दैट योर कोडॉन इज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसको प्रूव करना था, प्रूव करने के लिए एक हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे इंडिया के, क्या नाम था इंडिया वाले साइंटिस्ट का? हरगोविंद हरगोविंद खुराना वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो इन्होंने आया था, उन्होंने हमें हेल्प किया कि कई सारे RNA मॉलिक्यूल बना के दिए जो सिंथेटिक थे। he made number of homopolymers, he made number of copolymers यहाँ पे, राइट, जिनको यूज करके आप बेसिकली स्टडी कर सकते हो कि आपका कैसे बन रहा है आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। तो ये थे आपके यहाँ पे हरगोविंद खुराना, ठीक है। इनके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ पे नाइनबर्ग। सो मार्शल नाइनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप देख सको कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका कैसे हो रहा है। सो क्रिएटेड सेल फ्री सिस्टम फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली हेल्प द कोड टू डिसाइफर। तो इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम आपको बनाया जिसके अंदर आप प्रोटीन सिंथेसिस आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। एंड देन देयर वाज माय सर्वेको ओकॉय, ही वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक एंजाइम बनाया, और उस एंजाइम की मदद से आप आराम से एक RNA मॉलिक्यूल बना सकते हो जिसको यूज कर सकते हैं हम स्टडी करने के लिए हमारे जेनेटिक कोड। दैट इज समथिंग ही डिड ओवर हियर। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी कहानी ये साइलेंट फीचर्स एक बार पढ़ जाना खुद से, यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, दीज आर द फीचर्स यू हैव टू नो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे कुछ नहीं होगा।
कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी अगर हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे तो। नथिंग, जीरो, एवरीथिंग विल रिमेन एज स्टैग्नेंट एज अ स्टैग्नेंट वाटर। चलो देखते हैं यहाँ पे। Right. So now let's have a look at this question over here. ये हो गया। हाँ, दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख रखा था इन लोगों ने, यहाँ पे उन्होंने आपको देख रखा था यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड आपको यहाँ पे देख रखा था, एंड दिस कोडिंग स्ट्रैंड वाज माय डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे दिया था, दैट वाज माय एटीटी जीसीजी एटीजी, ये आपके यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड था। अब अगर आपके सामने कोडिंग स्ट्रैंड देके रखा हुआ है तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? मुझे बताइए इसे आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? पहले अगर आपके सामने कोडिंग स्ट्रैंड है तो आप करोगे क्या यहाँ पे? सर हमने पहले जैसे हमारे पास डीएनए का दिया था ना, डीएनए का दिया था एटीटी जीसी एटीजी ना। हाँ, अब फिर हमें मतलब एमआरएनए का बनाना है, तो एमआरएनए के लिए लेकिन यहाँ पे हम थायमिन की जगह यूरेसिल गलत है बेटा, गलत जा रहे हो आप, आपने गलत किया इसे, मैंने कहा ये गलत हो गया। अपूर्वा आप बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सर ऐसे ही किया था, एडेनाइन के आगे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब क्या ही बोलूं मैं, वेरी गुड। लेकिन ऑप्शन बी नहीं किया है। अमनप्रीत बताइए क्या होगा इसका सही तरीका करने का? सर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इससे पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएंगे, फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए एमआरएनए का सीक्वेंस बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसमें से पहले आप बनाओगे अपना यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड देन यू विल मेक द एमआरएनए आउट ऑफ इट। दैट इज समथिंग यू डूइंग ओवर हियर, राइट? अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, अगर आपने ऐसा कर लिया कि कोडिंग स्ट्रैंड यूज करके अगर आपने डायरेक्टली करके पूरा एमआरएनए बना लिया वहां पे, बस आपने उसे रिप्लेस कर दिया, यू हैव रिप्लेस दैट विद द यूरेसिल ओवर देयर, अगर वैसे किया है तो ठीक है, राइट? बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप पहले यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। दे हैव गिवन यू द कोडिंग स्ट्रैंड, तो सबको ये मालूम होना चाहिए कि कोडिंग स्ट्रैंड अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो आपको याद रखना है इट इज नॉट यूज टू मेक अ डायरेक्टली एमआरएनए आउट ऑफ इट। पहले आपको इसको यूज करके आपका बनाना है आपका यहाँ पे टेम्पलेट। सो यू शुड नो कि आपका यहाँ पे टेम्पलेट पहले इसका बनेगा। सो अगर आपके सामने यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है, इफ यू हैव दिस कोडिंग स्ट्रैंड लाइक दिस, यू हैव एटीटी सीजी एटीजी, अगर आपके सामने यहाँ पे, तो याद रखना पहले आप इसका टेम्पलेट बना लेना। जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक अ टेम्पलेट आउट ऑफ दिस। और टेम्पलेट जो आपके यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। विल हैव अ टी ए जी सी टी ए सी, यहाँ पे आपका टेम्पलेट आपके यहाँ पे बन जाएगा। अब टेम्पलेट आपका जब आपके यहाँ पे बन जाता है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, देन यू कैन मेक एमआरएनए आउट ऑफ इट। देन आप इसको यहाँ पे यूज करके देन यू कैन सी दिस पिक्चर एंड यू कैन मेक एमआरएनए आउट ऑफ। यहाँ पे आपका अगर आपका टी है देन यू विल ऑलवेज फाइंड यू विल हैव अ ए ओवर हियर, यहाँ पे आपका जाएगा यू, यहाँ पे यू हैव अ ए ओवर हियर, सो यू अगेन यू विल हैव अ यू ओवर हियर, यहाँ पे आएगा आपका सी, यहाँ पे आपका आएगा जी, यहाँ पे अगेन यू विल हैव अ ए, here you will have a U and you will have a G. This is what you will find happening over there, right? अगर आप डायरेक्टली देख के करने की कोशिश करो देन यू शुड नो दैट कि अगर आप डायरेक्टली करो देन यू शुड टेक इनटू अकाउंट दिस थिंग कि आपका कोडिंग स्टैंड है। प्लीज उसको यू शुड अंडरस्टैंड कि आप उसका टेम्पलेट बनाओगे, टेम्पलेट में से फिर आपका एमआरएनए बनेगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दैट। दिस इज समथिंग यू विल बी यूजिंग टू मेक द एमआरएनए ओवर हियर। ये था इस क्वेश्चन में करना, जो काफी लोगों ने या फिर क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर गलत किया हुआ है। सो प्लीज मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो करो इसे सही से। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इफ अ सीक्वेंस ऑफ बेस इन द डीएनए इज दिस, यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे देख रखा हुआ है आपको पूछा है कि आपका व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन आप करोगे तो इसका सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको यही सोचना है कि यही मेरा यहाँ पे 3 वाला यही मेरा यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है। तो अगर ये मेरे यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड होगा देन यू कैन सिंपली गेट द आंसर ओवर हियर। आपको कुछ नहीं करना, आपका जी के सामने आपका यहाँ पे सी आएगा, देन यू हैव अ जी ओवर हियर, देन अगेन यू विल हैव अ ए, यू हैव अ ए, you will have U, you will have C, you will have C, you will have G, you will have U, you will have U, right? अभी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे you will have option C over here। सबको समझ आ रहा है जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया था, काजल एंड ऑल द अदर पीपल who have missed out on some? यस सर। Right. So this is something you should be able to solve। ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व करने आने चाहिए। इसका आंसर बताओ जल्दी से, हैंड रेज करके। मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद द ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट। रेज योर हैंड एंड टेल मी। मोनिका सही आंसर बताना, गलत हुआ आंसर सो नहीं चलेगा। बोलिए मोनिका। ऑप्शन नंबर सी। पक्का 100%? यस सर। बताइए सिद्धरा क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी कह रहे हो? ओके, अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? सी। महेश आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। बाकी और भी ट्राई करिए। तनप्रीत आपको क्या लग रहा है? सी सर। चलो फटाफट करते हैं। RNA polymerase 1 is going to make your rRNA, right? RNA polymerase 2 is going to make your hnRNA, right? That's your mRNA only, and polymerase 3 will going to make the tRNA, right? Option C becomes the correct answer. मैसिव फॉलोइंग आप गलत नहीं कर सकते बेटा, मैसिव फॉलोइंग आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, इसको आपको सही करना है हमेशा। There are special protein that help to open up the DNA double helix in front of a replication fork. Replication fork के सामने कोई आपका प्रोटीन होता है जो आपका डीएनए हेलिक्स को आपका खोलने में आपकी मदद करता है, रेप्लिकेशन फोर्क के फ्रंट में। आई होप ये समझ आ रहा है क्या लिखा है इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। दीज प्रोटीन आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? ये प्रोटीन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? चलिए बेटा सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर? आसान है, बहुत आसान है ये, आप लोग भी ट्राई करो बेटा। अंकिता, संचिता, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दीक्षा क्या लग रहा है इसका आंसर? आसान नहीं है। संचिता बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो। के अपूर्वा क्या लग रहा है आपको? So B. B. Now the thing is ना, I'll tell you something over here. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल आपका यहाँ पे है। दोनों के अंदर बेसिकली आपके दोनों आंसर आपके जो है यहाँ पे आपके सही हो जाता है। DNA garase is something you will find in the prokaryotic cell and DNA topoisomerase 1 is something you will find in the eukaryotic cell. तो एक्चुअली में यहाँ पे इट इज अ क्वेश्चन विद द एरर इसमें ऐसा है कि आपका इन दोनों को आप नहीं रख सकते हैं। इधर यू के डीएनए कैरेज और यू के डीएनए टोपोमरेज, या फिर आप यहाँ पे मेंशन करो कि आपका ये कहाँ पे हो रहा है। इज इट हैपनिंग इन द यूकैरियोटिक सेल और इट इज हैपनिंग इन द प्रोकैरियोटिक सेल? बट याद रखना टोपोआइसोमरेज ही आपका यहाँ पे होता है, जिसको हम इवन कहते हैं डीएनए गायरेज इन द प्रोकैरियोट्स, जो आपका ये सुपर कॉइलिंग को ये खोलेगा। दे आर द वन हु आर गोइंग टू ओपन अप दिस सुपर कॉइलिंग। इसका आंसर कर दो फटाफट। अब ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना आना चाहिए। काजल इसको सॉल्व कर दो फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? ये आपके सामने आपका यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस फ्रॉम अ जीन, ये आपका कोडिंग सीक्वेंस आपका यहाँ पे है। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए? डायरेक्टली कर सकते हो, अगर डायरेक्टली नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसका पहले टेम्पलेट बना लो एंड देन यू कैन सॉल्व दिस। सब लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। ये मेरा कोडिंग सीक्वेंस है। एक काम करो, ये जो मेरा कोडिंग सीक्वेंस मेरा यहाँ पे है, ये मेरा है 5-3 डायरेक्शन में मेरा यहाँ पे। मुझे इसका टेम्पलेट बना के दिखाओ। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे टेम्पलेट चाहिए। बताइए जान, इसका टेम्पलेट क्या होगा? सी यहाँ पे अरे इसका टेम्पलेट, पहले टेम्पलेट, दिस इज कोडिंग स्टैंड ऑफ जीन ना, राइट? देन वी हैव टू मेक अ टेम्पलेट। सो अपूर्वा क्या होगा इसका टेम्पलेट? So TCC ATA GCG TA. ये मेरा यहाँ पे टेम्पलेट बन गया, राइट? सो प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक अ टेम्पलेट व्हिच इज नथिंग बट अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एंड नाउ यू कैन मेक mRNA आउट ऑफ इट। नाउ यू कैन मेक mRNA आउट ऑफ इट, राइट? अब यहाँ पे आप अपने mRNA आप बनाओगे तो आपके यहाँ पे आएगा एक टी के सामने आपके यहाँ पे क्या आएगा? यू विल फाइंड ऑलवेज A over here, you will find G, you will have G over here again, you will have U, you will have A, you have again U, C, G, C, again you have A and you have a U over here, right? ये आपका यहाँ पे आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है फिर आपको इसके हिसाब से? ऑप्शन ए सर करना है। और आप लोग असाइनमेंट, काफी लोग असाइनमेंट करके भेज ही नहीं रहे। Many of you are not even sharing the assignment right now, so that is not something which is acceptable. Assignment करो, send करो। सिर्फ असाइनमेंट मुझे जो मिलता है, एक तो मुझे हिमाचल टीम से आ जाता है असाइनमेंट मेरा, and then some students like Tanpreet and handful of few more students are sending the assignments. Please have a habit of solving the assignment, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? इनमें से कौन सा RNA आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा abundant होता है एनिमल सेल के अंदर? So okay, ये शायद आपको मालूम ना हो, बट आई थिंक ये बात मैंने बताई थी एक बार बीच में। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी।
RNA राइट, याद रखना rRNA आपका सबसे एबिडेंट आरएनए होता है आपके सेल के अंदर। सो राइबोसोमल आरएनए, rRNA इज द मोस्ट एबिडेंट आरएनए इन द सेल। अब ये जो rRNA आपका होता है ना, ये बेसिकली आपको राइबोसोम्स के अंदर भी आपको मिलता है एंड इट इज बीन सिंथेसाइज्ड इन अ हाई अमाउंट। ये आप एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। क्वेश्चन नंबर 59, स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, इनमें से कौन से सेल के अंदर आपको स्प्लाइसोसोम्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे? So ABCD is your option. So now take your time and raise your hand. Lysosomes इनमें से किसके अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेंगे? बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। लाइसोसोम कहाँ पे मिलेंगे नहीं देखने के लिए? ओके पूजा, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बैक्टीरिया। ऑलराइट, ओके। रानी आपको क्या लग रहा है? यस सर बैक्टीरिया। क्यों रानी, बैक्टीरिया में क्यों नहीं मिलेंगे? बता दो क्यों नहीं मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसोसोम? रानी इस लाइक नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा, बताना पड़ेगा किसको तो बताना पड़ेगा। तनवीर आप बताओ क्यों नहीं मिलेंगे स्प्लाइसोसोम बैक्टीरिया के अंदर? और क्योंकि उसमें आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो उसमें सीधा ही यूज कर लेते हैं ट्रांसलेशन करके उसको। राइट, क्योंकि उसके अंदर आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होता, आप डायरेक्टली से यूज कर लेते हो ट्रांसलेशन के लिए। यस, स्प्लाइसोसोम की वहां पे जरूरत ही नहीं है। सो दैट्स राइट, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, इसको आप ध्यान से देखो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज। तो कौन से स्ट्रैंड को यूज किया जाता है यहाँ पे आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए? सो आरएनए पॉलीमरेज कौन से स्ट्रैंड को यहाँ पे यूज करेगा? दैट्स इट, इतने ही लोग। प्रखर, संचिता, प्रियंका। बोलिए संचिता, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ए। सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऑलराइट, ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल फाइंडिंग। बिल्कुल सही, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम लाइक सॉल्व करने के लिए घर पे। सो यू कैन टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर होम। सो इसको एक बार आप घर पे सॉल्व करना, आसान सा सवाल है। इट शुडंट टेक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। अब जो आज हमने किया ना, तीन चीजें आज हमने की है। जेनेटिक कोड हमने किया है, वी हैव सीन द जेनेटिक कोड, वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर टीआरएनए एंड म्यूटेशन। ये तीन चीजों को एनसीईआरटी में से एक बार देख लो। जो भी हमने यहाँ पे देखा वो एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट्स थी, लेकिन आप अपने एंड से एक बार उन्हें पढ़ लो ताकि वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए और वो रहे काफी लंबे टाइम के लिए स्टोर, सो दैट अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ रहा है वहां से, देन आप उसे संभाल सको। अब मुझे एक काम करो, मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक अगर कुछ यहाँ पे पोर्शन है जो अभी तक आपको समझ नहीं आया इस चैप्टर के अंदर, तो मुझे बताओ। दिस सडन पोर्शन विच यू हैवंट अंडरस्टूड, तो बताओ उसके क्या टॉपिक होंगे जो आप समझ नहीं पाए या जो रिवीजन क्लास में आप चाहोगे कि कवर होने चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई है तो बताओ इसके अंदर, जल्दी बताओ। सर आरएनए प्रोसेस। ये कौन था? ये कौन था? अक्षरा आप थी ये? यस सर। How come Akshara you don't understand RNA processing? उस दिन लीव हो गई थी सर क्लास। अरे तो उसके तो रिकॉर्डिंग देखोगे ना बेटा, उसके तो रिकॉर्डिंग तो समझ आ जाएगा। ओके अरे सर। यार, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा होता है ना कि कराने के बाद भी समझ नहीं आ रहा होता, देन दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। बोलो तो उनपे जल्दी बताओ, जल्दी बताने तो उनपे, स्लोली नहीं, जल्दी बोलो। रेप्लिकेशन 4 की डायरेक्शन नहीं पता, वो बस राइट में जाती है। ओके ओके, मतलब अच्छा तनवीर, इट्स लाइक जहां पे आपका हेलिकेज होगा ना, जहां पे आपका हेलिकेज होता है वो साइड पे आपका रेप्लिकेशन 4 का डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो इसको हम एक बार, तभी हम रेप्लिकेशन को एक बार मुझे आपको रिवाइज कराना ही है सबके लिए। एक बार इसको हम, इसकी एक और लेयर हम सुन लेंगे तो हो जाएगा। और बताओ महेश, आप बताओ, महेश, प्रखर और जो भी यहाँ पे लोग हैं, यू टेल अस व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू नो। कुछ नहीं? साइंटिस्ट के बाद, महेश वापस बोलना। साइंटिस्ट के बाद महेश आवाज कट रही है आपकी, एक बार फिर ट्राई करना। सर जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाना हो, वो तो याद करना है, वो तो याद कर, उसमें क्या नहीं, मतलब उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि उन्होंने क्या किया था वो नहीं समझ आ रहा। यस सर।
साइंटिस्ट देख रहे होंगे ना ऊपर से, महेश, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें ये सुन के। खैर कोई नहीं। एनीथिंग एल्स? बाकी और कोई चीज बताओ, और कुछ बताओ। सिद्रा आप बताइए, सिद्रा, काजल, कुछ हो तो बताइए स्पेसिफिक। सर डीएनए रेप्लिकेशन वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये क्या क्या नाम है आपका, क्या नाम है? रानी। ऑलराइट, एप्लीकेशन, ओके ठीक है। ये तो हमें रिवाइज करना बेटा, ठीक है, हो जाएगा। लग सकता है बेटा, लग सकता है, वो है टॉपिक, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यू हैव सर्टेन टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट लग सकता है, दैट्स व्हाई। और कुछ इसके अलावा तो बताइए आप लोग। नो सर। ऐसे प्रिटेंड मत करो कि हमें तो सब आता है, ऐसे मत करो, कुछ भी होगा तो बताते रहो, यू डोंट हैव टू थिंक मच, ठीक है। ये हम करते हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं एक बार। लेट मी फाइंड द टाइम स्लॉट जहां पे मैं आपको बुला सकता हूँ। कल भी आपका है ना ये वाला क्लास, क्या कहते हैं, सपोर्ट क्लास में? यस सर। यस सर। Yes. बहुत बढ़िया।